नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। G20 सम्मेलन भारत में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उसकी बागडोर अब आने वाले अध्यक्ष यानी ब्राजील के हाथों में भी सौंप दी गई है, लेकिन अपने ही देश में उसको लेकर बहुत सारे सवाल अब विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, उठा रही है। इस आयोजन पर दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। जिस तरह से G20 घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भारत को सलाम कर रही है, लेकिन अपने ही देश में मुख्य विपक्षी पार्टी लगातार किसी न किसी बहाने देश की आलोचना, सरकार की आलोचना से पीछे नहीं है। दरअसल कल राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, भारत मंडपम में पानी भरने को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाया गया, एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि पीआईबी ने फौरन इसका खंडन करके सबूत भी दिखा दिए। देश की आलोचना, सरकार की आलोचना की कोशिश की गई। सिर्फ भारत की जमीन से ही नहीं, बल्कि पेरिस में मौजूद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। देश में गांधी और गोडसे की विचारधारा का जिक्र किया और कहा कि देश की आत्मा पर हमला किया जा रहा है। आखिरकार राहुल विदेशी धरती पर सरकार की बुराई करके क्या हासिल कर पाएंगे? राहुल क्या साबित करना चाहते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। Our country in the constitution is described as a union of states, and we believe that the most critical aspect of our union is the conversation between members of our union. And there is an alternative vision, which is the BJP vision, which believes that power should be centralized, power should be concentrated, wealth should be concentrated, and the conversation between members of the union, between people of India, should be suppressed. And so this is the fight between two visions. I like to term it the fight between Mahatma Gandhi's vision and Nathuram Godse's vision. Nathuram Godse being the person who assassinated our leader. तो देश के सवाल पर आते हैं कि आखिर विदेशी धरती पर देश की बुराई से क्या मिलेगा? गांधी गोडसे का जिक्र करके राहुल क्या साबित करना चाहते हैं? कांग्रेस ने भारत मंडपम को लेकर भ्रम क्यों फैलाया? क्या विरोध के नाम पर देश की आलोचना होगी? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तमाम सवाल हैं। हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर वीना सीकरी हैं, पूर्व राजनयिक शिवम त्यागी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। इसके अलावा प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, ये तमाम जो बयान सरकार की आलोचना में आ रहे हैं G20 के बाद, एक एक करके मैं अगर बताऊं तो जयराम रमेश का आया, इसके अलावा एक वीडियो शेयर किया गया भारत मंडपम में पानी घुसने का वीडियो, इसके अलावा राहुल गांधी पेरिस में हैं, वहां से उन्होंने बुराई की सरकार की। ऐसे मौके पर क्या उचित होगा ये करना? देखिए, समझना तो यही जरूरी है कि सरकार की बुराई क्या देश की बुराई है। क्या मंडपम में अगर पानी फैल गया उसके विजुअल्स हमारे पास, इसको झुटलाया जा सकता है क्या? लेकिन पीआईबी इसको झुटला रही है, सरकार इसको झुटला। पीआईबी ने तो कह दिया ना कि थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फौरन ही उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। हाँ, लेकिन ये तस्वीर है ना हमारे सामने में, तो ये बताना, निंदा करना, ये देश की निंदा करना है क्या? गांधी की बात करना क्या देश की निंदा करना है? गोडसे की आलोचना करना देश की निंदा करना है? गांधी और गोडसे की विचारधारा की बात करना क्या देश की निंदा करना है? ये दरअसल पूरे विपक्ष को देश विरोधी बता करके देश विरोधी काम कौन कर रहा है? इस देश की जिसको 13 करोड़ जनता ने वोट दिया है, 13 करोड़ लोगों को अपमानित किया जा रहा है कि ये देश विरोधी। क्या कांग्रेस देश विरोधी? क्या विपक्ष, जिनके पास में आज आप जान रहे हैं कि 60% लोग हैं, इंडिया के साथ में 11-11 राज्य की सरकारें हैं, क्या ये लोग देश में सब, और जो सरकार में रहता है वो देश भक्त हो जाता है जी? ये जो वितंडा खड़ा किया जाता है, सरकार की आलोचना लोकतंत्र का चुके है, बंद खत्म कर दीजिए, लोकतंत्र का सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, आलोचना बंद हो जाएगी। ऐसे भी सदन में
राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है, अडानी के ठीक बारे है, में कुछ शिवम बोल त्यागी नहीं जी भी सकते हैं। हमारे साथ आ गए खत्म हैं, तो हो ही रहा है लोकतंत्र, उनसे जवाब तो ले लेते पूरा हैं। ही लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, कोई विरोध में नहीं बोलेगा, आप ही सरकार चलाइएगा, तानाशाही चलाइए आप। ठीक है, ठीक है, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, ये आपने सुना, प्रेम कुमार जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि अगर आलोचना सही नहीं है, सहन नहीं है, तो फिर लोकतंत्र ही खत्म कर दीजिए। सरकार की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो गई? देखिए, हम वो लोग हैं जनाब जिसने हमारी पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए नीच से लेकर वो शब्द सुने हैं जो शायद आम स्वस्थ लोकतंत्र में बोले ना कहीं जाते हो। तो आलोचना को स्वीकारना कोई हमसे सीखे, और आपने जिस स्तर पर और जिस स्तर पर गिरकर कांग्रेस ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा है, उनकी मां से लेकर और उन तक से लेकर, और क्या क्या आपने नहीं कहा, तो आप हमें मत बताइए कि आलोचना हम स्वीकार करते हैं कि नहीं। हम सहज से स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करिए, और आलोचना होनी ही चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना होनी ही चाहिए, लेकिन आलोचना का स्तर जब आपको एक व्यक्ति से नफरत से देश नफरत में ले जाए, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है, हमें नहीं। अब एक चीज बताइए, भारत मंडपम में कौन आए हुए हैं? दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। पीआईबी ने बताया कुछ समय के लिए जब असमय बारिश पड़ती है, जिसका शायद पूर्वानुमान नहीं होता, उसमें अगर कुछ समय के लिए आप अपने ऊपर लेकर देखिए ना, आईटीवी के प्रांगण में अगर असमय बारिश से कुछ समय के लिए जल भराव हो जाए कुछ प्रतिशत, और वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा हो, और उसी आईटीवी नेटवर्क का एक चैनल उठाकर जो है उस पानी को रिपोर्ट करे जो कि कुछ समय तक वहां पर रहा था, तो ये आईटीवी के लिए अपमान की बात होगी कि नहीं होगी? तो ये भारत के अपमान के लिए बात क्यों नहीं हो सकती? कैसी बेतुकी बात है कि क्या हम सच ना बोले? बोलिए सच, कौन मना कर रहा है? किसी ने मना नहीं किया, क्रिटिसिज्म करिए ना। विरोध मोदी जी से आपका हो सकता है, देश से विरोध है क्या आपका? वो जो लोग आए हुए हैं वो बीजेपी के लिए नहीं आए हुए हैं, भारत में आए हुए हैं, वो हिंदुस्तान में आए हुए हैं। उसी हिंदुस्तान का पार्टी एक हिस्सा कांग्रेस है, उसी हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग रहते हैं और उसी हिंदुस्तान को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनकी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो लिखती है कि मोदी जी जो है सोने की चम्मच से खाएंगे, चांदी की चम्मच से खाएंगे मेहमानों के साथ। का रियली? जिस पार्टी की पैदाइश है और जिस पार्टी के अभी के जो नेता हैं, वो उनका अचीवमेंट सिर्फ सोने की और चांदी की चम्मच है, वो दूसरों को चम्मच बताएंगे? हमारे घर में अगर हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की व्यवस्था में, अगर किसी जो मिडिल क्लास आदमी है या गरीब आदमी है, उसके घर में अगर कोई मेहमान भी आता है ना, तो उसके लिए बर्तन भी इस्तेमाल के लिए वो निकाले जाते हैं जो नए रखे होते हैं माओ ने, बहनों ने। उन बर्तनों को निकालकर हम उनका आदर सत्कार करते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। चलिए थोड़े इस समिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, वीना सीकरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे थोड़ा समय और दे दें अगर। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास में आऊंगा। थैंक यू। आपके पास में आऊंगा। मैं सिर्फ वीना जी, मैं बस इतना ही ये बताइएगा कि ये राजनीति तो हो ही रही है, ये राजनीति हो रही है, कांग्रेस कह रही है सरकार ने बहुत सारे इंतजामात गड़बड़ कर दिए, या सरकार, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो दिल से नहीं कह रहे हैं। जैसा कि जयराम रमेश साहब का भी मैं देख रहा था ट्वीट, उन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण पर प्रधानमंत्री का बयान केवल दिखावा है, वो दिल से बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही पर्यावरण का ध्यान है तो पहले वो जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उनको सिक्योर करें, उनके जीवन को सिक्योर करें, तमाम तरह का उन्होंने बयान दिया है। ये बताइएगा कि जो पूरा ओवरऑल ये समिट हुआ है वीना जी, कितना कामयाब या कितना नाकाम आप मानती हैं? नाकाम का तो खैर कोई वो है नहीं इसमें, क्योंकि पहले से ही सब कुछ तय था। नहीं, बिल्कुल बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये G20 का समिट। और इसमें ज़रूर जैसे आप कह रहे हैं, पहले जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात जो चल रही थी, और हमने देखा था कि पिछले 10 महीनों में कई मीटिंग्स हुई हैं भारत में, विदेश मंत्री के लेवल पे, वित्त मंत्री के लेवल पे, और अन्य मंत्री भी आए थे। लेकिन हर बार जो है उक्रेन के इशू को लेके वो कंसेंसस स्टेटमेंट हो नहीं पा रहा था, और स्टेटमेंट बाय द चेयर हो रही थी। लेकिन अब जो हमने देखा कि समिट के लेवल पे जब हम आए हैं, तो ऐसी तैयारी की गई थी कि 2-3 चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी का विजन था, उस पे सारे जो प्रोग्राम्स थे उसके ऊपर डिसीजंस हुए हैं। और इसके अलावा उक्रेन के इशू पर भी जो सहमति पहले नहीं हो पाई, इस समिट लेवल पे सहमति हो पाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अन्य समिट लेवल के जो लीडरान आए थे उनके साथ इंटरेक्ट करके उनकी सहमति लेके एक ऐसा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है जो बिल्कुल कंसेंसस स्टेटमेंट है, जिसमें कोई भी डिफरेंस की गुंजाइश नहीं है, और एक बड़ा एक्शन ओरिएंटेड कंसेंसस स्टेटमेंट है, जिसपे अब आप देखेंगे ग्लोबल फ्यूल अलायंस के बारे में, बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, ये जो है क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत ही
स्ट्रॉन्ग तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स, कार्बन एमिशंस की प्रॉब्लम्स और भी सीरियस होती जाएंगी। और लेकिन अगर हम कोशिश करें कि बायोफ्यूल्स यूज करें, सोलर एनर्जी यूज करें, तो वाकई कई सालों में जाके जी। फर्क पड़ेगा कि हम ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हर एक चीज में जो ये फायदा होगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के थ्रू, ये सारे लोगों को फायदा मिलेगा। ये ठीक है मीना जी, एक मैं और ऐसा मेहमानों को भी declaration- शामिल कर लूँ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, जाने माने जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के। संजीव जी, इस तमाम विरोध के बावजूद, इन तमाम विरोधों के बीच आप कैसे देखते हैं जो कुछ भी संपन्न हुआ 2 दिन का जो समिट हुआ G20? देखिए, विरोध का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है और आज पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व वैसा का। विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन बयानबाजी तो हो ही रही है। जी जी, उस बयानबाजी का भी कोई आशय नहीं है, मैं नहीं देखता। और मैं जैसा कि मैं कह रहा था कि आज का जो दिन है पूरे भारत के हर एक नागरिक के लिए गर्व का दिन है। गर्व करना चाहिए कि आज भारत को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरह की बड़ी सफलता मिली है, ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और ये पूरे विश्व के समक्ष भारत ने अपनी वैश्विक नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन किया है। और इससे चाहे वो भारत की सरकार हो या कोई विपक्ष का कोई नेता हो, जाहिर है कि हर भारतीय नागरिक को इसमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। और छोटे मोटे विषयों को उठाने का कोई मतलब नहीं होता। और मुझे लगता है कि इस सफलता से भारत ने पूरी मानवता की सेवा की है, पूरे मानवता को एक दिशा देने का कार्य किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है और भारत की ही वो क्रेडिबिलिटी है कि जिसके की नेतृत्व में ऐसा रेजोल्यूशन, इस तरीके का जो कंसेंसस है, इस तरह का जो डिक्लेरेशन है वो आ सकता था। किसी अन्य राष्ट्र के पास उतनी विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि आप शुरू से देखिए तो भारत ने डे 1 से जिस संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया है, जिस बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से यूक्रेन के ऊपर अपने स्टैंड को लिया है, और लगातार भारत ने संप्रभुता को, राष्ट्रों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और किसी राष्ट्र की अपनी स्वयं की विदेश नीति को निर्धारित करने की, उसके सॉवरेन राइट को जो डिफेंड करने का जो कार्य किया है, और विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की जो वकालत की है, उसी का परिणाम ये हुआ है कि भारत की क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी है। और भारत ने सभी पक्षों के साथ अपने संपर्कों को भी बनाए रखा। एक कमेंट में ले लेता हूँ। सुधाकर जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुधाकर जी, एक बड़ा फैसला देखने को मिला कल। ग्लोबल साउथ की जो रणनीतिक पकड़ है वो भारत उसमें मजबूत हो गया है। इससे चाइना को पर क्या असर पड़ेगा और क्या इससे एक वर्चस्व की लड़ाई पैदा नहीं होगी भारत और चाइना के बीच? अबुल साहब, बहुत धन्यवाद आपको और को पैनलिस्ट ने सदस्य हैं, सबको मेरा शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं तो ये कहूँगा, ये कुदरती सब कुछ होते जा रहे हैं भारत की पहलाव और इनिशिएटिव की वजह से। लेकिन ये कहूँगा, चाइना को आज जितना मैं चाइना को स्टडी किया हूँ, रिसर्च किया हूँ, उसको ये लग रहा है कि छीन लिया भारत ने सब कुछ। अफ्रीकन यूनियन G20 में मेंबरशिप देके, परमानेंट मेंबरशिप, ये छीन लिया चीन के हाथ से। अगर हम नहीं करते तो मेरे अंदाज और समझ के मुताबिक ये ब्रिक्स में ये शामिल हो जाता और चाइना को क्रेडिट मिलता। छीन लिया भारत आसियान मीट और जो ईस्ट एशियन समिट जो था जाकर्ता में, जो प्राइम मिनिस्टर साहब एक ही दिन सुबह निकल के बस शाम तक वापस आ रहे, फिर या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब इतना तेजी से गए और मीटिंग अटेंड करके आए। ये बहुत ही एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। और साथ ही इतने बिजी रहने के बावजूद भी हमारा जो ASEAN है, ASEAN इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट का सेंट्रलिटी है जी, यहाँ पे उनके साथ मिलके बयान देना। और क्या बयान दिया है? ये बयान दिया है कि इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव जो नेविगेशन फैसिलिटी है, शिपिंग फैसिलिटी है, इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी देश आज तक, कोई भी देश, यूएसए बोला होगा लेकिन मेरे रिसर्च में आया नहीं है, आज ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री साहब ने बोले हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जल्द से जल्दी इफेक्टिव होना चाहिए। और ये भी देखिए, ये दो छोटे चीज नहीं है। इस किस्म की, जैसे वीना मैडम, एम्बेसडर मैम ने बोले हैं अभी बहुत बेहतरीन तरीके से, ये जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है, आप कोल्ड वॉर या आप पोस्ट
कोल्ड वॉर 2.0 में देखिए, अभी तक 21st सेंचुरी में अभी तक सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व में कोई भी जगह इस किस्म की अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई मीटिंग हो और बिना कोई फुटनोट ठीक है एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वर्ड बाय वर्ड, जी, ये लोग सब मेहनत किए हैं। हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है ये जी, कोई सुधाकर जी। गुना विश्व के लेवल में इतने ऊंचे स्तर पे जा रखे, चाहे आप कितने भी तारीफ ठीक है, करें। मैं आपके पास बहुत आऊंगा। करीब से काम किया उनसे। ठीक है, मैडम ठीक है। इधर बैठे हुए हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है इनके सुधाकर बराबर जी, कोई मैं आपके है पास नहीं। आऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मामला पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल जो बयानबाजी हुई है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम त्यागी जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी, ये तमाम बयान सुनवाने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि ये सभी लोग माहिर हैं अपने अपने क्षेत्र के। विदेश मामलों के एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ हैं, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। सब कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। कांग्रेस को कहां कमी नजर आ रही है? सिर्फ इंतजामात में, डिसीजंस में कहां कमी नजर आई कांग्रेस को? देखिए, पूरे देश में यही हो रहा है कि जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो देश के लिए बोल रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उसकी तकनीकी को, उसकी बौद्धिकता को पहचान रहे हैं और ये बात बता रहे हैं। लेकिन पूरे मीडिया में होता क्या है कि इस देश के साथ बोलने वाले और जो कोई भी सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं उन सबको इन इंटेलेक्चुअल्स के भी अगेंस्ट में दिखा देते हैं। भाई, ये इंटेलेक्चुअल्स, ये पूर्व राजनयिक, ये एक्सपर्ट्स, ये कांग्रेस के खिलाफ थोड़े हैं या बीजेपी के सपोर्टर थोड़े हैं, ये देश के लिए बोल रहे हैं और देश ने एक अचीवमेंट हासिल किया है। भाई, भारत में एक G20 सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्मेलन हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ। तो डिक्लेरेशन अगर सहमति से होती है तो ये अपने आप में एक उपलब्धि होती है। और राहुल गांधी ने भी विदेश में रहते हुए भी ये कहा कि यूक्रेन और रूस के मामले पर भारत सरकार की जो पॉलिसी है वही हमारी पॉलिसी, इसने कहीं से कोई डिफरेंस भी नहीं दिखाया। लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान की सियासत में एक ये ऐसा प्रेम कुमार जी, चलिए मैं आऊंगा। इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखना पूरी। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, सुपरस्टार शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। G20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद उन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि सफल आयोजन भारत के लिए गर्व की बात है, ये शाहरुख खान ने कहा। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में सभी एकजुट होकर खुशहाल होंगे, आपकी लीडरशिप में देश आगे बढ़ेगा, ये शाहरुख खान ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहरुख खान ने पीएम मोदी को बधाई दी है। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी को बधाई दी है। जी प्रेम कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे, अब ये ना कह दीजिएगा कि शाहरुख खान प्रधानमंत्री के प्रशंसक हैं। उन्होंने देश को बधाई दी, अब देश के नाम पर वो किसको बधाई देंगे? जाहिर है प्रधानमंत्री को बधाई देंगे। प्रधानमंत्री देश के चुने हुए निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं और जाहिर बात है हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर डेमोक्रेसी होता है और प्रधानमंत्री 140 करोड़ के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए कि विपक्ष को भी साथ में लेकर उनको चलना होता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष जोड़ के 140 करोड़ होता है, ये लोकतंत्र का मतलब है। और उसको विपक्ष को माइनस करके नहीं होता है। तो जाहिर बात है कि जब राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भोज में आमंत्रित नहीं होते हैं तो सवाल उठते हैं। या आज जो डिक्लेरेशन में जो पॉइंट्स है इसको सांप्रदायिकता को लेकर के, सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर, एथनिक जो डाइवर्सिटी के बीच में सब सद्भावपूर्ण दुनिया को देखने का जो नजरिया नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से पेश किया है, तो भारत की जनता अपेक्षा रखती है कि जो नजरिया आप दुनिया के लिए रखते हैं अपने देश में भी लागू करके दिखलाइए, मणिपुर में भी लागू करके दिखलाइए। अगर ये बात कही जाती है तो ये देश के खिलाफ में नहीं होता है। ये अपेक्षा है कि जब आप दुनिया को आप संदेश दे रहे हैं भाईचारगी का, चलिए अब जवाब देने दीजिए, शांति से रहने का, तो वही चीज हम हिंदुस्तान में भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक आरोप और है, अगर ये बोलना बंद हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ठीक है शिवम जी, एक आरोप और है। लगता है शिवम जी के साथ अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
बहुत सारे संजीव जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो आरोप हैं, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अमेरिकी पत्रकारों को पीएम से सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। क्या दिखावा किया प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, या इंतज़ाम की पोल पट्टी खोलने वाले एक वीडियो जारी कर दिया। तो इसके पीछे की वजह सिर्फ आप कोरी राजनीति मानते हैं या इसके पीछे की कुछ और वजह है? देखिए, मैं इन सवालों का कोई आशय नहीं देखता हूँ, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर किसी एक बात का महत्व है तो वो ये है कि भारत को आज एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता मिली है, कूटनीतिक सफलता मिली है, और ये राष्ट्र के हर एक नागरिक के लिए गर्व का दिन है। और भारत ने इस तरीके के इनिशिएटिव को सफलतापूर्वक लेकर के, जिसमें कि आप देखिए तो हमने जो ग्लोबल साउथ का और पूरी मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें 55 राष्ट्र हैं, उनको भी हमने G20 में शामिल करा लिया है। अब ये G21 हो गया है। और ये जो भारत का जो अप्रोच है, और साथ ही साथ आप देखिए तो जो बायोफ्यूल अलायंस की जो इनिशिएटिव हुआ है, जो भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने का जो इनिशिएटिव लिया गया है, अन्य अभी आप देखिए तो भारत और अमेरिका के बीच में राष्ट्रपति बाइडेन और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो वार्ता हुई, और उसके बाद एक जो कम्प्रहेंसिव ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है, वो सब एक गर्व का विषय है। और मुझे लगता है कि आज सभी को एक बहुत खुश होना चाहिए कि भारत ने अपने नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन करके पूरे विश्व में ये मैसेज दे दिया है कि भारत अब इंटरनेशनल सीन पर एक नेता के तौर पर उभर चुका है। और ये पूरे राष्ट्र की अब जिम्मेदारी भी बनती है आने वाले समय में कि भारत इस तरीके की अपनी जो इमेज है उसको बनाए रखे, उसको बढ़ाए, और भारत को और बहुत ऊंचाइयां हासिल करनी है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अभी जो कमिटी ऑफ नेशंस में जो एक स्थान मिलना चाहिए, वो अभी भी वो नहीं मिला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स जब होंगे तो उसमें भारत स्थायी सदस्य बनेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और बड़ी और जिम्मेदार भूमिका अदा करेगा। और मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात अवश्य कहूँगा कि आने वाले समय में जब यूक्रेन संकट का कोई समाधान निकलेगा तो मेरा विश्वास है कि उसमें भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भले से ही वो बैक चैनल के माध्यम से ही क्यों ना हो। भारत ओपन मीडिएशन जाहिर है कि तब तक नहीं करेगा जब तक सभी पार्टीज ऐसा करने के लिए भारत से न कहें, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से तो भारत आज भी प्रयास कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे यूक्रेन संकट के संदर्भ में कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये बाली डिक्लेरेशन में भी गूंज रहे थे, रेजोनेट कर रहे थे। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी आप देखिए तो एक अलग पैरा में रखा गया है इसे। और ये जो शब्द हैं, मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे विश्व के नेता, इमैनुअल मैक्रोन हो या अन्य महत्वपूर्ण नेता हो, उन्होंने अपनी UNGA की स्पीचेस में भारत के प्रधानमंत्री के इन शब्दों को शामिल किया था और उनका रेफरेंस दिया था। तो आज आप देखिए तो भारत तो एक वैश्विक नेता के तौर पर उभर चुका है। ये तो एक वैश्विक नेता की बात हो गई। एक चीज पर आते हैं वीना जी, ये बताइएगा कि क्योंकि कल ये डिसीजन हुआ, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है जिसमें 8 देश शामिल हैं, वो कितना बड़ा कदम है? क्योंकि बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि जो बाइडेन साहब ने भी कहा कि ये पुश्ते याद रखेंगी, पीढ़ियां याद रखेंगी ये एक ऐसा डिसीजन है। किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या इसके अंदर होगा? देखिए, ये तो आप बिल्कुल मेरी बात यकीन कीजिए, ये बहुत एक पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है। और मैं आपको बताऊं क्योंकि 2000 साल पहले यही रास्ता था जो भारत की ट्रेड यूरोप से तब होती थी। ऐसी तरह से होती थी कि बाय सी भारत से गुड्स जाते थे मिडिल ईस्ट बाय लैंड रूट, और फिर ऊपर जाके नॉर्थ से बाय लैंड एंड देन बाय सी अगेन यूरोप को। तो ये दोबारा जो ये फिर आएगा, ताकि ये प्लान जो है ये दोबारा बना है बिल्कुल यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजिंग द क्विक वेज। 10 दिन के अंदर गुड जो है बाय सी एंड लैंड पहुंच जाएंगी एट अ मच चीपर कॉस्ट। जो बाय एयर भेजेंगे वो बहुत महंगा होता है, और बाय सी एंड लैंड जो भेजेंगे बहुत सस्ता होता है। और इसमें जो कनेक्टिविटी बनेगी बिटवीन भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच, ये बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग होगी और इसका फ़ायदा लोगों को ही मिलेगा। बल्कि मैं ये दोहराना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रहा है G20 के डिसीजंस में, हर एक चीज़ जो है जनहित में ही है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें कल ही सऊदी अरेबिया के जो लीडर आए थे,
उन्होंने 20 बिलियन डॉलर्स कमिट किए हैं इसके लिए। इससे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इसका फायदा जो है हमारे लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। और जनहित में है कि हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और अन्य चीज़ें मिडिल ईस्ट और यूरोप को बहुत जल्द ही पहुंच पाएंगे। तो इसका जो महत्व है इसको बिल्कुल किसी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। और ये कीजिए प्रेसिडेंट जो बाइडन, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जी, उनके क्राउन प्रिंस जो हैं, और यूएई के लीडर, हमारे प्रधानमंत्री, अन्य देश जो थे साथ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है और G20 के सामने ये प्रकट हुआ है। तो इसमें G20 की भी सपोर्ट है। तो ऐसी कनेक्टिविटी में सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो इसकी निंदा करना तो मुझे इसके बारे में समझ ही नहीं आती कि कैसे हो सकती है। और अन्य देखें, या ये है, या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात है, या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात है, ये सब जनहित में है। ये नहीं है कि ये किसी बड़े लोगों को या अमीर लोगों को फायदा होगा। सुधाकर जी, एक डिसीजन और हुआ जिससे काफ़ी परेशान होगा चाइना। एक तो यही हुआ जिसका हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, ग्लोबल साउथ की जो रणनीतिक पकड़ है वो भारत के हाथ में है। दूसरा जो डिसीजन हुआ है वो है आसान ऋण उन देशों को जो गरीब हैं, जिन पर चाइना ने अपना डेट चढ़ा रखा है, कर्जे दे देकर उनको एक तरह से बंधक की सी पोजीशन उन मुल्कों की बना ली है, ख़ास तौर से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो एक डिसीजन ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से इनको आसान शर्तों पर कर्जे दिए जाएं। इससे भी काफी परेशान रहेगा चीन। क्या ये सवाल मेरे लिए या मैडम के लिए? जी, आपके लिए सुधाकर जी। ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो 174 देश दिखाते थे, उसके बाद 160, आजकल इंटरनेट में घूम रहा है 147 कंट्रीज में BRI प्रवेश कर रखा है, और इंक्लूडिंग हमारे जो इमीडिएट नेबर हो रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट आप उठा रहे हैं साउथ अफ्रीका या सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन टुडे, आज जब हम बात कर रहे हैं, ये बिल पास हुआ है या डिक्लेरेशन जो कल एक्सेप्टेड हुआ है, आज के दिन में या कल के दिन में अफ्रीका में ज़्यादातर कंट्रीज में चाइना का पैसा बहुत खूब मात्रा में प्रवेश किया है। मैं लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आज दोपहर को ही पढ़ रहा था, उसमें कहीं लिखा हुआ है, टू माय सरप्राइज, पहले यही सोचता था कि 75 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन BRI के थ्रू टोटल एक अमाउंट, कोई एक रिसर्च स्कॉलर है जो इसको $155 बिलियन कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा जबरदस्त अमाउंट है। तो ये जो चाइना का जो प्रभाव है, जो फैलाव है, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करिए या अफ्रीका की बात करिए या यूरोप के अंदर बात करिए, इटली इटसेल्फ इज अफेक्टेड कंट्री। इटली, ये सारे एक एक देश के अंदर बहुत गहराई में ये प्रवेश कर चुके हैं। ये जो आप स्पाइस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जो एम्बेसडर मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किए हैं, इस स्पाइस कॉरिडोर से 3-4 बहुत बुनियादी जो फंडामेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 1, भारत को, मैं कह रहा हूं, भारत की नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे 8 मिलियन, कागज के ऊपर 8 मिलियन कहते हैं, मैं खुद ही रहा हूं एक प्रेसिडेंट और CEO इन मल्टीनेशनल कंपनी मिडिल ईस्ट में, करीब अनऑफिशियली सब मिलाएंगे करीब 11 मिलियन के करीब हो जाते हैं। हिंदुस्तानी वहां पे है, इंडियन डायस्पोरा, और सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में है। इनके जो रेमिटेंसेस है, पहले $80 बिलियन होता था एक साल में, आज के दिन में ये बढ़ के 100 बिलियन से ज्यादा हो गया है। 80% ऑफ एनुअल रेमिटेंस इज कमिंग फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा इन मिडिल ईस्ट। नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन में चाहे कोई भी माध्यम हो, यूरोप में जो हमारा ट्रेड बैलेंस चल रहा है आज के दिन में, रफली आई थिंक इट इज अराउंड $50 बिलियन। चाइना का अगर 500 बिलियन हो सकता है, तो हिंदुस्तान का क्यों नहीं होगा? यही एम्बेसडर मैम जो बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, ये एक फ्लॉलेस कनेक्टिविटी की वजह से ये सब स्मूदन अप हो जाएंगे, स्पीडी तरीके से, सस्ते दाम में हमारा इंडियन प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया आज की तैयारी नहीं कर रही है, इंडिया तैयारी कर रही है 2030, 2040, 2047 के लिए। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए ये प्लानिंग चल रही है, बड़ा जबरदस्त प्लान है। हिंदुस्तान एक समय में पूरा विश्व का एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, यहाँ से सब कुछ एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यही यूरोप होगा हमारा एक मार्केट, और यूरोप में 50 बिलियन नहीं बल्कि 500 बिलियन से ज्यादा होके हो सकता है कि 1 ट्रिलियन भी पहुंच जाए 2047 तक। नंबर 3 पॉइंट मैं यहीं पे कहना चाह रहा हूं, सऊदी अरेबिया हो या कोई भी देश हो वेस्ट एशिया में, 31 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है वेस्ट एशिया में।
31 करोड़ में से विदाउट एनी रिलीजियस एफिलिएशन, एंड आई एम ए सोल्जर, आई एम नॉट सपोज टू टॉक लाइक दिस बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे अ पॉइंट, 31 करोड़ में से 15 करोड़ जो है ऑनलाइन विलिंगली लोगों ने भगवत गीता खरीदा है। ये किसी ने प्रेशराइज नहीं किए हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि सोसाइटी पहले जो क्लोज्ड होता था, डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस होता था उनका मार्केट, धीरे धीरे ये लिबरलाइज होने लगा है, धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहा है। लोगों के मन के अंदर भारत के प्रति जो एक श्रद्धा है ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। और विश्व गुरु की तरह उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। बैक टू यू। ठीक है संजीव जी, ये बताइएगा कि G20 के साथ साथ जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं कई मुल्कों के साथ, कई देशों के साथ, वो कितनी महत्वपूर्ण थी? देखिए, बायलैटरल टॉक्स का भी किसी भी बड़ी समिट की साइडलाइंस में बहुत ही महत्व होता है, और इन बायलैटरल टॉक्स में अनेकों सहमतियां बनती हैं। राष्ट्रों के बीच में जो संबंध हैं गहरे होते हैं, और सभी चाहे भी आप देखा आपने कि ब्रिक्स की जो समिट हुई थी उसमें भी जो बायलैटरल टॉक्स हुई साइडलाइंस में, उसका भी एक अलग महत्व था। और इस जब भारत की अध्यक्षता में ही जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं उसका भी बहुत ही गहरा महत्व है। जैसा कि मैं अभी पहले कह रहा था कि जब राष्ट्रपति बाइडन ने भारत में जब कदम रखे तो सीधा वो प्राइम मिनिस्टर आवास पे गए और उनसे उन्होंने एक बायलैटरल टॉक्स की, और उसके बाद जो एक कम्प्रहेंसिव जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया वो इस बात को दर्शाता है कि इन बायलैटरल टॉक्स का भी उतना ही महत्व है जैसा एक फॉर्मल जो टॉक्स होती हैं उनका महत्व होता है। और अन्य राष्ट्रों के साथ भी जो बैठकें हुई, जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई, उनके माध्यम से जो भारत और उन राष्ट्रों के बीच में आपस में जो सहमतियां बनी हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ अफ्रीका हो, यूरोप के जो राष्ट्र हों, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हों, अफ्रीका के जो राष्ट्र हों, जाहिर है कि सभी के साथ संबंधों को गहरा और मजबूत बनाने में इन टॉक्स का भी बहुत महत्व होता है। कुछ पुल असाइड्स भी होती हैं, पुल असाइड्स का भी एक महत्व है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप्लोमेटिक अगर सर्कल में इन टॉक्स का, इन इनिशिएटिव्स का भी एक बेहद महत्व होता है, और इस बैठक के दौरान भी अनेकों सहमतियां बनी। और जैसा कि मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा था कि यदि आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट देखें भारत और अमेरिका का, और हमारी जो पार्टनरशिप है जिसको कि हम कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, वो और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत रूप से इस वार्ता के बाद भी सामने आई है। ये आप उस जॉइंट स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए, शिवम त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर। शिवम जी, आपने सुना थोड़ी देर पहले जिस तरह से प्रेम कुमार जी ने अपनी बात रखी थी, और मैं आपके पास आ ही रहा था कि संपर्क आपका हमारे साथ टूट गया था। वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि सरकार को कुछ कहना, प्रधानमंत्री को कुछ कहना, वो देश के खिलाफ कैसे हो सकता है। सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, G20 संपन्न हुआ सफलतापूर्वक, ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी हो गया, और जितना स्मूथली यहाँ पर हुआ शायद पहले कहीं नहीं देखा गया। लेकिन अब एक बात आई है, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं, और एक आरोप ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। जो बाइडन के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उसके बाद लगातार ये प्रयास अमेरिकन प्रशासन की तरफ से था कि प्रधानमंत्री, प्रशासन, भारतीय जो अधिकारी हैं वो उनको इजाज़त दें कि अमेरिकी पत्रकार कम से कम उनसे सवाल पूछे, लेकिन वो इजाज़त नहीं मिली। ये भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आज और कल का जो दिन रहा, मुझे लगता है ये राजनीति का दिन बिल्कुल नहीं। इसमें मुझे मेरे देश की क्या राजनीति है उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और कोई चार लोग अगर इस तरह की बातें उठाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको जवाब भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए, मेरे देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा दिन था। एक ये बड़ा इवेंट था। जब हम बात करते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की अगर हम बात करें, उसके तहत जो हमने काम किया, मैं ज्यादा उस पर फोकस करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं दुनिया को कि ये 200 घंटे में 300 बैठकें करके हमने 15 ड्राफ्ट बनाए। मैं बताना चाहता हूं कि कैसे न्यू दिल्ली लीगल डिक्लेरेशन हम लेकर आए, जिसमें बहुत तमाम तरह की आवाजें उठाई जा रही। 83 पैराग्राफ्स हैं डिक्लेरेशन में, और उन 83 पैराग्राफ्स में से 83 के 83 पैराग्राफ में कंसेंसस बना है, यानी कि सहमति बनी है एक एक पॉइंट पर। जहां यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद और उस सिचुएशन के बाद भी दुनिया में हम इतने बड़े स्तर पर किसी भी एक चीज को लेकर कंसेंसस बनाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर बात की जाए इसके अलावा और तमाम चीजों की, मुझे लगता है कि अफ्रीकन यूनियन की बात शायद बहुत आसानी से लोग कर ले रहे हैं। जो डिप्लोमैट्स हैं ऑब्वियसली वो जानते हैं इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है और ये कितनी बड़ी चीज है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको समझने की आवश्यकता है।
अफ्रीकन यूनियन का मतलब होता है 75 देश। 75 देश का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 1 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन। वहां पर वो देश, जिन छोटे छोटे देशों पर चाइना ने अपना कर्ज देकर किस तरीके से चीजों को कवर करने की कोशिश की। 55 देश आते हैं, अगर आज 55 देश उनको- आते हैं उसमें। 55 देश आते हैं। उन 55 देशों पे किस तरीके से चीजें कवर की, किस तरीके से आने वाले समय में उनके चीजें बेहतर होंगी, हिंदुस्तान वहां पर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगा, किस तरीके से बिजनेस टाइज को लेकर आगे जाया जाएगा और ऑफिशियली G21 हम इसको कर पाए। मैं मानता हूं ये चीजें बहुत बड़ी हैं। किस तरीके से हम हिंदुस्तान से एक जो है कनेक्टिविटी को लेकर मिडिल ईस्ट को होते हुए यूरोप की हम बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज के समय पर इन चीजों का बात करना ज्यादा जरूरी है, इन चीजों पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो जयराम रमेश जी ने कहा, मैं बड़ा सम्मान से ये कहना चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरीके से उसको हेल्थ से एसोसिएट करना है, इस बात को लेकर मेरे देश के प्रधानमंत्री लगातार बाय एंड लार्ज बोलते रहे हैं। किस तरीके से मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसीज जो है, जैसे कि IMF हुआ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, इनमें किस तरीके से छोटे छोटे प्लेयर्स के ग्लोबल साउथ की जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनका से किस लिए ज्यादा बढ़े, किस तरीके से सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए फंड ना हो, डेवलपिंग कंट्रीज का भी बराबर से हो। ये चीजें अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे पास एक देखने के लिए लार्जर देन लाइफ डायस था और जिस तरीके से इवेंट हुआ, मैं कहता हूं क्रिटिसिज्म हमेशा स्वागत है उसका, लेकिन जो ओवरऑल जो चीजें रही, जिस तरीके से ये टर्नआउट हुआ, जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई, जिस तरीके से दुनिया में शायद ही किसी ने चलिए इतना संजीव जी बेहतर से पूछते हैं, event जो है, ओवरऑल organize की किया। आपने मुझे बात 10 की है, सेकंड और ओवरऑल दीजिए। भारत को क्या आप हासिल होगा? मुझे 10 सेकंड और दीजिए। जी बताइए बताइए। आप ब्रिक्स भी देखते हैं, आप क्वाड भी देखते हैं, आप G7 भी देखते हैं, आप देखिए ना, और आप G20 भी देखते हैं। एक ही G20 भारत की प्रेसिडेंसी है जिसमें हमने 50 से ज्यादा शहर कवर किए, 200 से ज्यादा मीटिंग की, जिसमें 125 से ज्यादा कंट्रीज के डिप्लोमेट्स और डेलीगेट्स आए जिनको हमने होस्ट किया। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में जाके जिस तरीके से इसकी भव्यता और इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी हमने भारत मंडपम में दर्शाया। मैं मानता हूं कि इस समय विपक्ष और विपक्ष बाद में होता रहेगा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो ये एक भारत की बात है, ये भारत की तस्वीर है और मेरी ऑपोजिशन पार्टीज भी सब भारत में ही रहती है, तो मुझे लगता है कि ये तो गौरव करने का विषय होना चाहिए। जी चलिए संजीव जी, कुल मिलाकर क्या पाया भारत ने? देखिए, भारत ने इस G20 के सफल और शानदार आयोजन को करके अपने पूरे विश्व में नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है, उसको स्थापित कर दिया है। और आने वाले भविष्य में जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन या अन्य क्षेत्रों के लोकतांत्रिक नियम आधारित व्यवस्था को बनाने की बात हो, वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझने की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की बात हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, सभी पर भारत अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आने वाले समय में जो यूक्रेन संकट का जब भी कोई समाधान निकलेगा तो उसमें भारत एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्योंकि इस G20 के जो सम्मेलन में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया है उसमें भारत को जैसी बड़ी सफलता मिली है और सारी कॉन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज़ के ऊपर जो भारत सहमति बनाने में सफल हुआ है, उससे एक आशा की किरण जगी है कि यूक्रेन संकट के समाधान में भी भारत ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भले से ये बैक चैनल के माध्यम से ही हो, लेकिन भारत ये भूमिका निभाने जा रहा है। और आप जानते हैं कि भारत विश्व में इस पूरे सम्मेलन को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने आयोजित किया है और सर्वे भवन्ति सुखिना की भावना के साथ आयोजित किया है, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ किया है। और जब कोई भी आप कार्य इतने बड़े और महान विचारों के गाइडेंस के साथ करते हैं तो उसमें तो सफलता मिलती ही मिलती है। और भारत ने ये साबित कर दिया है कि भारत पूरे विश्व में एक वॉइस ऑफ विजडम, वॉइस ऑफ होप और वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बन करके उभरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमसे बात करने के लिए। आपका शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुधाकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो फिलहाल सबका यही कहना है कि इस मुद्दे पर, ये देश का सवाल है, देश का मामला है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। और आखिर क्यों, मेरा एक सवाल भी है कांग्रेस से कि क्यों कांग्रेस बार बार सवाल उठा के इस तरह के मुद्दों पर सेल्फ गोल कर लेती है। देश का सवाल में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।